हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपीसी एकेडमी। तो दोस्तों, सीपीसी एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हमने जो है अग्निवीर की क्लासेस चला रखी हैं 2024 में जो एग्ज़ाम आपका होना है, और इसमें हमने आपकी 5 क्लासेस कर ली थी और आज हमारी क्लास नंबर 6 है। क्लास नंबर 6 जो है ये हम पूरे के पूरे आपको 100% की गारंटी दे रहे हैं, और आपने पिछली 5 वीडियो देखी भी होंगी और उससे आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि हाँ, बिल्कुल ही जेन्युइन क्लासेस आपकी चल रही हैं। आज की जो क्लास है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों? क्योंकि इस क्लास में आपको 2 नंबर तो मिलने वाले हैं। 2 क्वेश्चन आपको पटापट मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो वीडियो को पूरा देखिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाला लेटेस्ट वीडियो आपकी सबसे पहले वीडियो मिले। और 22 अप्रैल तक आपकी सारी की सारी मैं आपको पूरी की पूरी अग्नि बैच आपको करा दूंगा। ठीक, चलो चलते हैं। सबसे पहले हम करेंगे मैथ्स, है ना। क्या करने वाले हैं? मैथ्स में हम क्या करने वाले हैं? आज का जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है इकाई का अंक। क्या चैप्टर का क्या नाम है जी? इकाई। चैप्टर का नाम है इकाई अंक। ठीक, तो इकाई अंक को इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट डिजिट। जैसे मैं कहूँ आपसे कि बताओ 1 2 3 4 5, और मैं कहीं कहीं पर आपका इकाई के अंक को इंग्लिश में यूनिट डिजिट बोल दूंगा, यूडी लिख दूंगा, तो उसका मतलब भी क्या होगा कि भैया मैं इकाई अंक की बात कर रहा हूँ। सिंपल सी बात है, आपको समझ लेनी है वाली बात। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका इकाई का अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा, यूडी क्या होगा, तो आप बोलोगे जी 5। मतलब किसी भी संख्या का आखिरी अंक ही क्या कहलाता है? उसका इकाई का अंक। और बचपन में पढ़ाई था इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ठीक, तो किसी भी संख्या का आखिरी अंक क्या कहलाता है? इकाई का अंक। अब इकाई का अंक हमने यहाँ तो पता कर लिया आराम से। जैसे मैंने संख्या दे दी 12,440, 400। इसमें इकाई का अंक पूछा तो इसमें यूनिट डिजिट निकल के आई हमारी क्या? 0। कि भाई इकाई का अंक कितना निकल के आया? 0। अब आप सोच रहे होंगे क्या इतना ईजी आने वाला है? तो नहीं। देखो, अब मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ यूनिट डिजिट कि 222 प्लस 222, इसमें इकाई का अंक निकाल लो, यूनिट डिजिट निकाल लो। अब आप क्या सोचोगे कि यूनिट डिजिट निकालना है, इकाई का अंक निकालना है, तो कैसे हम निकाल सकते हैं? तो देखो, करना क्या है, हम 222 को 222 में जोड़ेंगे। तो आप जोड़ोगे ऐसे, है ना, 2 2 4, 2 2 4, 2 2 4। तो इकाई लास्ट अंक कौन सा आया? 4। तो यही इनका इकाई का अंक कितना आएगा जी? आपका 4 आएगा। कितना आएगा? 4। लेकिन इस तरीके से हमें नहीं करना। हमें किस तरीके से करना है वो चीज़ समझने की कोशिश करो। जैसे आपको दिखा, इसका इकाई अंक कितना होता है? 2। लास्ट संख्या कितनी है? 2। ये भी लास्ट संख्या कितनी है? 2। 2 प्लस 2 कितना होता है? 4। तो सीधी बात है, यूनिट डिजिट कितना निकल के आ गया? तो यूनिट डिजिट जो निकल के आया वो निकल के आया जी आपका कितना? 4। सिंपल सी बात है। जैसे मैं अगला क्वेश्चन लूँ कि भाई 323 प्लस 144 का इकाई का अंक निकाल लो, यूनिट डिजिट निकाल लो। तो आप क्या करोगे? आप करोगे कि भैया सबसे आखिरी संख्या कौन सी है? 3। इसकी आखिरी संख्या 4। 3 और 4 को जोड़ोगे तो 3 और 4 कितना हो गया जी? 7। तो भैया इकाई का अंक कितना निकल के आया? 7। जैसे मैं और क्वेश्चन ले लूँ, मैंने क्वेश्चन लिया कि 123 प्लस 124, 140 प्लस 124 प्लस 127, इसमें हमें इकाई का अंक बताना है। तो करना क्या है? सबसे पहले इसका आखिरी अंक देखो। तो भैया इसका आखिरी अंक क्या है? इसका आखिरी अंक है 3, तो निकाल लिया 3। इसका आखिरी अंक 0, 0 निकाल लिया। इसका आखिरी अंक 4, इसको निकाल लिया। इसका आखिरी अंक 7, इसको निकाल लिया। देखो 4 और 3 7, 7 और 7 14। 14 में कितना इकाई का अंक होगा? 4। तो आंसर कितना आया जी? 4। जैसे मैंने अगले क्वेश्चन ले लिया कि भाई 123 गुणा 124। अब इसमें इकाई का अंक बताना है। अब ऐसा थोड़ी पूरी गुणा करोगे, नहीं। करना क्या है? इसका आखिरी अंक लो 3, इसका आखिरी अंक लो 4, और 3 गुणा 4 क्या होता है? 4 तिया होता है 12। तो इकाई का अंक क्या आया? लास्ट में आया 2। तो यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक निकल के क्या आ गया जी? 2। वो ले लेते हैं। जैसे मैंने अगला क्वेश्चन लिया कि भाई 111 गुणा 150 गुणा 162। तो मैंने इसका आखिरी अंक लिया 1, इकाई का अंक बताना था। इसका आखिरी अंक लिया 0, इसका आखिरी अंक लिया 2।
अब देखो पहली बात तो समझ गए थे कि भैया लास्ट अंक क्या है, 0। तुम किसी भी अंक की गुणा 0 से करोगे तो रिजल्ट कितना आएगा जी, 0। मगर अगर तुम किसी भी संख्या की गुणा 0 से करते हो तो उसका हमेशा इकाई का अंक कितना आएगा, उसका हमेशा इकाई का अंक आएगा 0। कितना आएगा जी, 0। ठीक, जैसे मैंने तुमसे कहा कि 123 गुणा 124 गुणा 127 इकाई का अंक बताओ, तो सीधी बात है कि इकाई का अंक बताना 3 निकाल लो, इसका 4 बाहर निकाल लो, फिर इसका 7 निकालो। देखो 4 दिया होता है 12, 12 में से 2 लिखो, 2 की गुणा 7 से कर दो, 7 दूनी 14, तो इकाई का अंक कितना आया जी, 4। आई होप इतनी बात आप समझ गए होंगे और इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिलने की संभावना है। अगला तरीका क्या है, अब देखो कोई संख्या हो, जैसे मैं कह दूँ कि कोई भी संख्या हो, किसी भी संख्या का अगर आखिरी अंक 1 है, कोई भी संख्या है अगर उसका आखिरी अंक जो है वो आपका 1 है और उसके ऊपर कितनी भी घात हो, x हो, y हो, z हो, कितनी भी घात हो, हमेशा जो इकाई का अंक आएगा, यूनिट डिजिट आएगी, हमेशा जो इकाई का अंक आएगा वो हमेशा कितना आएगा जी, हमेशा आएगा 1। जैसे 111 की घात 112 तो इकाई का अंक 1, 123 की घात 121 की घात 100 कुछ भी अंक रख दो 1। मैं कह दूं भैया 151 की घात 152 इकाई का अंक बताओ 1। मैं कह दूं कि 161 की घात 162 इकाई का अंक 1। मैं कह दूं कि 1001 की घात जो है 10,000 है, इकाई का अंक बताओ भैया। 1 के ऊपर कितनी भी घात आए हमेशा इकाई का अंक कितना आएगा, 1 आएगा। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो दूसरी बात हम समझते हैं। अगर देखो कोई भी संख्या है उसके पीछे जो है 5 लगा हुआ है, मतलब उसका इकाई अंक 5 है, उसकी घात कुछ भी हो, x हो, y हो, z हो, कुछ भी हो, हमेशा इकाई का जो अंक आएगा, हमेशा इकाई का अंक जो आएगा वो इकाई का अंक जो आएगा वो 5 ही होगा। क्या होगा जी, 5। जैसे मैं कह दूं कि बताओ 555 है, उसकी घात 556 है, 566 बताओ इकाई का अंक तो कितना आएगा जी, 5। मैं कह दूं कि 535 है, उसकी घात 537 है, इकाई का अंक बताओ तो कितना आएगा जी, 5। मैं कह दूं कि 4005 है, इकाई का अंक बताओ 395 है, तो भैया 5 की घात तो कुछ भी हो, इकाई का अंक कितना आएगा, 5। ऐसे ही अगला ले लेते हैं। अगर कोई संख्या हो, जैसे अगर कोई संख्या का आखिरी अंक हो 6, उसकी घात कुछ भी हो, x y z कुछ भी, तो हमेशा इकाई का अंक कितना आएगा जी, 6। जैसे 36 है, 36 की घात जो मैंने 6 लिख दी तो भैया कितना आएगा, 6। मैंने 366 की घात 6 लिख दी तो भी कितना आएगा, 6। मतलब 1 की घात कुछ भी हो, जैसे मैंने बताया अभी कि 1 की घात कुछ भी हो तो भैया 1 आएगा इकाई का अंक। किसी संख्या का आखिरी अंक 5 हो, उसकी घात कुछ भी हो तो इकाई का अंक 5 आएगा। ऐसे ही किसी संख्या का आखिरी अंक 6 हो तो उसका इकाई अंक कितना आएगा जी, 6। और अगर किसी संख्या का आखिरी अंक 0 हो तो उसकी घात भी हमेशा कितनी आएगी, इकाई का अंक कितना आएगा, 0। तो ये 4 चीज़ें आपको याद रखनी है इकाई के अंक को लेकर। ठीक, अब हम बात करते हैं 4 की और हम बात करेंगे 9 की। तो सबसे पहले हम किसकी बात करने वाले हैं, 4 की। देखो तुम्हें पता है कि घात 2 ही तरीके की आएंगी, एक तो 4 की घात 1 आएगी, 4 की घात 2, 4 की घात 3, फिर 4 की घात 4। मतलब क्या होगा, कभी घात जो आएगी, कभी घात आएगी सम और कभी घात आएगी विषम। कभी आएगी विषम और कभी क्या आएगी आपकी सम। मतलब जो घातें होती हैं या तो सम घात होगी या विषम घात होगी। जैसे अगर 4 की घात है विषम, 4 की घात क्या है, विषम है, तो हमेशा इकाई का अंक आएगा 4। लेकिन अगर 4 की घात है सम तो भैया इकाई का अंक आएगा 6। अगर 4 की घात विषम है तो 4 आएगा, और अगर 4 की घात 6 है मतलब सम है तो कितना आएगा जी, कितना आएगा, तो भैया 6 आएगा। जैसे मैंने बोल दिया कि 4 की घात 339 है तो भैया विषम है, तो जब विषम है तो हमेशा इकाई का अंक कितना है जी, 4।
मैंने बोला 4 की घात 440, बताओ इकाई का अंक, तो भैया सम है तो कितना आएगा जी 6। मैंने बोला कि भाई 4 की घात 44 की घात जो है 7 है, तो विषम संख्या है तो 4 आएगा। लेकिन मैं 44 की घात 70 कर दूं तो विषम सम संख्या घात है तो कितना आएगा जी आपका 6। मतलब विषम घात हो तो 4 आता है और सम घात हो तो कितना आता है जी आपका 6। क्या हम इतनी बात समझ गए? बिल्कुल समझे। ठीक है, अब हम देखो, अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे की ओर, है ना। अब लेते हैं 9 के बारे में कि भाई 9 की बात भी यही है कि 9 की घात अगर विषम हो, 9 की घात क्या हो? विषम, तो सिंपल सी बात है 9 ही आंसर आपका आएगा। लेकिन 9 की घात हो सम तो इकाई का अंक आएगा 1। जैसे मैं कह दूं कि 9 की घात 331 है, इकाई का अंक बताओ, तो 331 है मतलब विषम संख्या है, तो विषम संख्या का मतलब 9। मैं कह दूं कि 3 की घात जो है 9 की घात 332 है, इकाई का अंक बताओ, तो इकाई का अंक बताना है तो भैया विषम संख्या है तो 1। मैं कह दूं कि 999 की घात 1001 है, इकाई का अंक बताओ, तो 9 की घात कुछ भी हो तो भैया हमेशा विषम संख्या है तो आंसर कितना आएगा 9। लेकिन मैं कह देता कुछ भी संख्या होती भैया, मैं कह देता कि 0 0 0 0 मतलब सम संख्या है, तो इकाई का अंक कितना होगा, तो 9 की घात अगर सम संख्या है तो आंसर कितना आएगा 1। आई होप आपने इतनी बात तो समझ ली होगी। चलो अब हम समझते हैं कुछ क्वेश्चन के माध्यम से। देखो जैसे मैंने पहला क्वेश्चन ले लिया, क्वेश्चन मैंने ये लिया, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। क्वेश्चन है आपका कि भाई 9 की घात 46 गुणा प्लस 4 की घात 41, इसमें यूनिट डिजिट बतानी है इकाई का, है ना। अब देखो 9 की घात है सम संख्या, तो भैया सम संख्या है तो 1 आएगा। 4 की घात है विषम संख्या, तो कितना आता है विषम संख्या, खुद 4 आता है। तो जब 4 आता है तो भैया कितना आंसर आया 5। कितना आंसर आया 5। जैसे मैं कह दूं कि 255 की घात 555 है प्लस 36 की घात 366 की घात 366 है, बताओ इकाई का अंक। तो देखो 5 की घात कुछ भी हो आंसर कितना 5, 6 की घात कुछ भी हो एक आंसर कितना 6, और 6 5 11, 11 का मतलब 1। लेकिन ये गुणा में होता है तो 6 पंजे 30 मतलब 0। मैं कह दूं जैसे क्वेश्चन मैंने दे दिया कि 1 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, बताओ इसमें इकाई का अंक। देखो 5 की घात 2 से हुई 0 आ गया, और 0 की किसी भी नंबर से गुणा करोगे तो ऑलवेज इकाई का अंक कितना आएगा 0। तो आई होप आपको इकाई का अंक निकालना जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, चलो अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे की ओर। दूसरा कॉन्सेप्ट हम सीखते हैं। जैसे क्वेश्चन आया कि 1 से 10 तक सभी संख्या का योग ज्ञात करो, है ना। 1 से 10 तक सभी संख्या का योग ज्ञात करो, एक क्वेश्चन था हमारे पास। अब एक तरीका तो यह है कि भैया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10, मतलब 1 से लेकर आप लगातार 10 तक जोड़ोगे और जुड़ने के बाद कितना आएगा जी 55। तो आंसर कितना आ गया जी 55। 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्या का योग कितना होगा 55। लेकिन इसका कुछ तरीका भी तो होगा, बिल्कुल तरीका है। जैसे मैंने पूछा कि 1 से 10 तक की सभी संख्या का योग, तो एक फॉर्मूला याद रखना है n ब्रैकेट स्टार्ट n+1/2। जैसे n कौन सी है लास्ट, मतलब 10वीं संख्या पूछना 10वीं, n+1 10 और 11 बटे 2, 2 से कट जाएगा 5 बार, और 11 पंजे कितना हो गया जी 55। तो आंसर कितना आया 55। कितना आया 55। जैसे मैं इसी चीज़ को कह दूं कि बताओ 1 से 20 तक की संख्या का योग, तो भैया लास्ट संख्या कौन सी है 20 बटे अगला नंबर है 21 बटे 2, तो 2 से कट जाएगा आपका 10 बार, 21 ढाई कितना आ गया 210, है ना। जैसे मैं तुमसे कह दूं इस 20 को हटा के कि 1 से 5 तक की संख्या का योग तो 5, अगला नंबर 6
बटे 2, 2 तिया कितना हो गया जी 6, 5 तिया हो गया 15। तो भैया 1 से 5 तक की संख्या का योग कितना हो गया 15। क्या आप इतनी बात समझे? जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको दे देता हूँ और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि 1 से 15 तक सभी संख्या का योग ज्ञात करो। योग ज्ञात करो कि भाई 1 से 15 तक सभी संख्या का योग ज्ञात करो। तो देखो 1 से 15 तक सभी संख्या ज्ञात करना है तो 15। अगला नंबर क्या मैंने फॉर्मूला बताया कि n लास्ट नंबर n+1/2 तो 15। अगला नंबर है 16/2। 15 से गुणा है 15 अट्ठे कितना हो गया 120। तो आंसर कितना आया जी 1 से 15 तक की सभी संख्या का योग कितना हो गया 120 आपका हो गया। कितना हो गया 120 हो गया, है ना। ठीक, उसके बाद ऐसी तुम्हें बताना है 1 से 8 तक की सभी संख्या का योग ज्ञात करना है और ये आपको क्वेश्चन बताना है कमेंट बॉक्स में कि 1 से 8 तक की सभी संख्या का योग कितना होता है। ठीक, चलो अब हम बढ़ेंगे थोड़ा सा आगे की ओर कि हमें जहाँ जाना है। चलो अब देखो हम स्टार्ट करेंगे जीएस। क्या स्टार्ट करने वाले हैं जीएस। और जीएस में आज जो है हम ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं और इस ज्योग्राफी को जब तक करेंगे जब तक कि हमारा क्या नहीं ख़त्म हो जाता, जब तक कि हमारा आपका क्या नहीं ख़त्म होता, ज्योग्राफी ख़त्म नहीं होती। और इस पूरे के पूरे 22 अप्रैल तक हम पूरी की पूरी जीएस को एक बार रिवीजन कर लेंगे फटाफट। कैसे? देखो, अगर कोई आपसे पूछे कि ब्रह्मांड में कितने ग्रह हैं, ठीक है, देखो ग्रह की अगर बात करें तो अगर कोई आपसे पूछे कि ब्रह्मांड में कितने ग्रह हैं तो झट आंसर दोगी ब्रह्मांड में 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह। देखो ग्रह क्या होता है, ग्रह ऐसा होता है कि भैया सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या बोलते हैं? ग्रह बोलते हैं। ग्रह का कोई प्रकाश नहीं होता, जैसे पृथ्वी एक ग्रह है, पृथ्वी का खुद का कोई प्रकाश नहीं है, वो किसके प्रकाश से चमकती है? तो वो चमकती है सूर्य के प्रकाश से, है ना। तो ग्रह क्या होता है कि भैया सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या बोलते हैं? ग्रह कहते हैं। और ग्रहों की संख्या कितनी है? 8। अगर कोई आपसे पूछे कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है तो सबसे बड़ा ग्रह है जुपिटर मतलब बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा ग्रह है बुध। ठीक है, अब देखो उपग्रह क्या होता है? उपग्रह होता है ये ग्रह का चक्कर लगाता है, सूर्य का चक्कर लगाता है ग्रह, और ग्रह का चक्कर कौन लगाता है? उपग्रह। तो पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चंद्रमा है। पृथ्वी के कितने उपग्रह हैं? तो भैया पृथ्वी का एक ही उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। ठीक, और अगर कोई आपसे पूछे कि सूर्य के निकट कौन सा ग्रह है तो सूर्य के निकट है जी आपका बुध। कौन सा है? बुध है। उसके बाद सूर्य के सबसे दूर कौन सा है? तो सूर्य के सबसे दूर है वरुण। कौन है? वरुण। पृथ्वी के निकट कौन सा ग्रह है? तो पृथ्वी के निकट है शुक्र। क्या बोलता है? कौन सा है? शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह कौन? तो भैया सबसे चमकीला ग्रह भी कौन सा है? आपका शुक्र है। कौन सा है जी? शुक्र। और अगर कोई आपसे पूछे कि सबसे अधिक चमकीला तारा कौन सा है तो साइरस है। ग्रह पूछे तो शुक्र है और तारा पूछे तो कौन सा है? आपका साइरस है। क्या इतनी बात आप समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट, एक बार रिवीजन कर लेते हैं दोबारा से। भैया ब्रह्मांड में 8 ग्रह हैं। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे छोटा बुध, पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा, सूर्य के निकट है बुध, सूर्य के सबसे दूर है वरुण, सबसे चमकीला ग्रह है आपका शुक्र और पृथ्वी के निकट है आपका शुक्र। सबसे चमकीला तारा कौन सा है? साइरस। चलो इतना हमने रिवीजन कर लिया, अब आगे हम पूछते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि भाई सबसे ज़्यादा से पृथ्वी का एक उपग्रह है ना, तो सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं? तो भाई सबसे ज़्यादा उपग्रह जो हैं तो आंसर याद रखना है कि सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं शनि के। किसके हैं जी? शनि के हैं, सर्ण के हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि सबसे भारी उपग्रह कौन सा है तो भाई सबसे बड़ा भी बृहस्पति है, तो सबसे भारी भी कौन सा है? बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा जो उपग्रह है, थोड़ा सा गलत है, तो सबसे छोटा उपग्रह है गैनीमेड। कौन सा है? गैनीमेड। अगर कोई आपसे पूछे कि भाई किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? नीला क्यों कहते हैं? तो नीला कहते हैं पृथ्वी को। पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं क्यों? क्योंकि पृथ्वी के जो हमारी पृथ्वी है उसमें 71% पे तो क्या है? पानी है, और 29% पे क्या है? भूमि है। तो सबसे ज़्यादा पानी है और पानी का रंग होता है नीला, तो इसलिए पृथ्वी को किस ग्रह के नाम से जानते हैं? नीला ग्रह। अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ भोर का तारा और सांझ का तारा
भाई भोर का तारा और सांझ का तारा किसे कहते हैं? तो शुक्र को कहा जाता है। भाई शुक्र को क्या बोलते हैं? कि भोर का तारा और सांझ का तारा बोलते हैं शुक्र को। अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहते हैं, तो भाई पृथ्वी की बहन कहते हैं शुक्र को। किसे बोलते हैं? तो पृथ्वी की जो बहन बोलते हैं वो आपको शुक्र को बोला जाता है। ठीक। उसके बाद अगर कोई आपसे पूछे किस ग्रह को हरा ग्रह कहते हैं, तो भैया हरा ग्रह कहते हैं वरुण को। कैसे बोलते हैं? वरुण को। तो पृथ्वी पर 29% पर क्षेत्रफल पर मतलब भूमि है और 71% पर क्या है? जल है। ठीक, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे अधिक उपग्रह बृहस्पति है, सबसे भारी ग्रह बृहस्पति, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह गैनीमेड, नीला ग्रह कहते हैं पृथ्वी को, भोर का तारा सांझ का तारा शुक्र को, पृथ्वी की बहन है आपकी कौन? शुक्र, हरा ग्रह कहते हैं वरुण को, पृथ्वी के 29% पर भूमि है और 71% पर जल है। चलो आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। अब यहाँ हम बढ़े, इसने बोला कि जो भारत का क्षेत्रफल है, जो हमारा ये प्यारा सा भारत है ये वाला, ठीक है, ये मेरे को बनाना नहीं आता, लेकिन जो हमारा प्यारा सा भारत है इसका क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263। ठीक। और क्षेत्रफल के आधार पर भारत जो है विश्व का कौन से नंबर का देश है? 7वां देश है। मतलब क्षेत्रफल में भारत का 7वां देश है। और पूरे विश्व का हमने कितना क्षेत्रफल घेर रखा है? 2.4% हमने क्षेत्रफल आपका घेर रखा है। मतलब भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 है और भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का 7वां स्थान है और भारत ने कौन सा कितना क्षेत्रफल घेर रखा है? पूरे विश्व का 2.4%। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है, तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है रूस का। मतलब विश्व में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जो देश है वो कौन सा है? रूस। ठीक। अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ विश्व में जनसंख्या में भारत का कौन सा स्थान है, तो भाई हमारा जनसंख्या में पॉपुलेशन में, तो हमारा जो पॉपुलेशन में वो कौन सा स्थान है? दूसरा। ठीक। पहला किसका है? तो भाई जो पहला आंसर है तो पहला है चीन का। ठीक। पूरे विश्व की चीन में 18% जनसंख्या निवास करती है और भारत में पूरे विश्व की 70.5% आबादी जो है वो आपकी भारत में है। अगर कोई आपसे पूछे कि देखो भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा निकलती है, कौन सी निकलती है? कर्क रेखा। और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्यों के नाम ये हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो अगर दोस्तों कोई पूछे कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का 7वां स्थान है और पूरे विश्व का कितने प्रतिशत घेर रखा है? 2.4। विश्व का क्षेत्रफल वाला सबसे बड़ा देश रूस है। जनसंख्या में हमारा दूसरा स्थान है, पहला चीन का है और हमने कितनी जनसंख्या घेर रखी है? 17.5%। भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा निकलती है? कर्क रेखा। और कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? 8। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है इसमें। चलो अब हम चलते हैं आगे। देखो ये हमारी पृथ्वी है ना। अब जो ये हमारी पृथ्वी है, अब इसमें क्या होगा? जो हमारी पृथ्वी है इसमें कुछ इस तरीके की लाइन होती हैं जो इमेजिनरी होती है, काल्पनिक। जो इस तरह की लाइन होती हैं ये होती हैं अक्षांश रेखाएं, जो पृथ्वी के आपकी खिंची हुई होंगी। तो अगर आपसे कोई पूछे कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, तो भैया कुल अक्षांश रेखा है 181। ठीक, 181। और एक तरह की लाइन होती है आपकी, कैसी? एक लाइन होती है आपकी इस तरीके की। इन रेखाओं को बोलते हैं देशांतर। क्या बोलते हैं? देशांतर। ठीक। अब देशांतर होते हैं तो जो थोड़ा सा गलती हो गई, जो देशांतर होते हैं पृथ्वी पर देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? 360। कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 और कुल देशांतर रेखाओं की संख्या होती है 307। पृथ्वी जो जिससे बीचों बीच से कौन सी अक्षांश रेखा काटती है, तो इसे बोलते हैं भूमध्य रेखा। ये बोल सकते हो कि पृथ्वी को बीचों बीच से कौन सी रेखा काटती है, तो भूमध्य रेखा कहते हैं। तो कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 और कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 360। चलो बढ़ेंगे आगे। अब देखो अगर आगे बढ़ेंगे तो फिर सीधी बात है, आगे जब हम पहुँचे तो अब हमसे क्या है, देखो भारत में जो समय लिया गया है वो लिया गया है मिर्ज़ापुर से। अगर मिर्ज़ापुर ऑप्शन में ना मिलेगा तो नैनी मिलेगा कि भाई भारत का जो समय लिया गया है, भाई भारत में जो समय आता है वो कहाँ से लिया गया है? मिर्ज़ापुर से।
लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताओ विश्व का जो समय है वो कहाँ से डिसाइड होता है, तो भैया लंदन से होता है। भारत में नैनी से होता है और विश्व का होता है लंदन से। और जो लंदन का समय है, ठीक है, तो भारत से 5.5 घंटे पीछे है। मतलब भारत, अगर लंदन में 12 बज रहे हैं तो भारत में कितने बज रहे होंगे, शाम के 5:30 बज रहे होंगे। मतलब उनसे 5.5 घंटे आगे हैं। अब देखो दूसरी चीज़, मैंने क्या बताया कि भारत का समय मिर्ज़ापुर से और विश्व का समय लंदन से, और भारत का समय विश्व के समय से 5.5 घंटे आगे। मैंने अभी आपको बताया कि भैया हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी बीचों बीच से काटती है भूमध्य रेखा, और जो हमारा भारत है वो उत्तर के भाग को है, मतलब उससे ऊपर का भाग होता है उत्तरी गोलार्ध, और यहीं पर अपना भारत है। तो भारत कौन से गोलार्ध में है, तो भैया उत्तरी गोलार्ध में है आपका भारत। कौन से गोलार्ध में है जी, तो भारत आपका आता है उत्तरी गोलार्ध में। ठीक, अगर कोई आपसे पूछे कि भाई भारत में और विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, तो भाई सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है वो होती है मासिन राम में। थोड़ा सी सही कर लेना इसको, मासिन राम मेघालय में पड़ता है। तो विश्व की सबसे ज़्यादा वर्षा भी मासिन राम में होती है, मेघालय। और भारत में सबसे कम वर्षा होती है जम्मू कश्मीर के लेह ज़िले में। कहाँ होती है, तो भैया जम्मू कश्मीर के लेह ज़िले में सबसे कम वर्षा आपकी होती है। उसके बाद भारत की जो जलवायु है वो कैसी है, तो भैया जो भारत का वेदर है वो उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। कैसी है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु। और भारत में सबसे पहले मानसून आता है 30 जून को केरल में। मतलब केरल में सबसे पहले मानसून आपका आता है, और कब आता है, 30 जून को। ठीक, भारत में 4 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है जो प्रमुख हैं, और सबसे उसमें है इम्पोर्टेंट काली मिट्टी। और काली मिट्टी को किस नाम से आते हैं, तो कपास के लिए सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किस मिट्टी का है, तो कपास के लिए सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है आपका काली मिट्टी का। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है भाई अगर बिल्कुल मज़ा आ रहा है तो, क्यों एक भी क्वेश्चन नहीं बचने वाला, मैं सारे आपको प्योर बेसिक करा रहा हूँ। ठीक है, और आपको मज़ा आना चाहिए बस, और नंबर लेके आओ, हमारे लिए यही आपकी बात है। देखो अगर कोई आपसे पूछे कि भारत में कितने प्रकार की ऋतु होती है, तो भाई भारत में 3 प्रकार की ऋतु होती है। एक होती है ऋतु होती है शीत ऋतु, एक ग्रीष्म ऋतु, एक वर्षा ऋतु। शीत ऋतु वाली मतलब जाड़ों वाली, ग्रीष्म ऋतु वाली गर्मियों वाली, और वर्षा ऋतु होती है। ठीक, और इसी आधार पर भारत में कई प्रकार की फसल होती है। एक होती है खरीफ की फसल, खरीफ फसल। एक होती है रबी की फसल, और एक होती है जैद की फसल। ठीक, अब देखो अगर मैं तुमसे पूछूं कि खरीफ की फसल कौन सी है, देखो रबी की फसल कौन सी है, जो जाड़ों में बोई जा। ठीक है, मैं कह दूं कि शीत ऋतु में जो फसल आए वो रबी की फसल है। जैसे गेहूँ कैसी फसल है, रबी की फसल। ठीक है, उसके बाद आपकी जो रबी की फसल है, सरसों रबी की फसल है। ठीक है, चना रबी की फसल है, मटर रबी की फसल है। खरीफ की फसल कैसी होती है, जो गर्मी में बोई जा, तो वो होती है खरीफ की फसल। जैसे चावल, ठीक है, चावल कैसी है, खरीफ की फसल है। उड़द कैसी है, खरीफ की फसल है। जैद की फसल क्या होती है, जो इन दोनों के बीच में वो, जैसे ककड़ी, खीरा, खरबूजा, ये सब कैसी होती है, जैद की फसल होती है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे की ओर। थोड़ा जल्दी में करा रहा हूँ, देखो टाइम कम है और हमें बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है। अब जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं परियोजनाओं की। किसकी बात करने वाले हैं, परियोजनाओं की। तो जब परियोजना की बात हम करेंगे तो देखो, थोड़ा सा आगे हम बढ़ गए, थोड़ा पीछे चलते हैं एक बार को। हाँ, तो परियोजना की हम बात कर रहे थे। परियोजना क्या होती है कि भाई कोई नदियों पर डैम बना दिया, ठीक है, बिजली उत्पादन करने के लिए, उसको बोलते हैं परियोजना। तो अगर कोई आपसे पूछे कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, डैम बोलते हैं उसको, तो भाई भारत का सबसे बड़ा बांध है भाखड़ा नांगल बांध। और भाखड़ा नांगल बांध जो है वो किस नदी पर है, तो भाई भाखड़ा नांगल बांध है सतलज नदी पर। ये पड़ता हिमाचल प्रदेश में है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, भाखड़ा नांगल बांध। ठीक, अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ भारत का सबसे
अधिक ऊंचाई पर स्थित बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा अधिक जो बांध है वो है टिहरी बांध, और टिहरी बांध पड़ता है उत्तराखंड में, और ये किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर। तो भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित बांध कौन सा है? टिहरी बांध। अगर कोई आपसे पूछे कि भाई भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। कौन सा है? हीराकुंड बांध। और किस नदी पर है? तो वो है महानदी पर। किस नदी पर है? महानदी पर। मतलब सबसे बड़ा बांध भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर है, सबसे ऊंचाई पर टिहरी बांध है, किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर। तो सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है महानदी पर, उड़ीसा में। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और लास्ट है आज का। देखो, अगर आपसे कोई पूछे कि भारत में कितने स्टेट हैं, तो आप बोलोगे 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। ठीक, अगर पूछे सबसे छोटा कौन सा है, तो भैया सबसे छोटा है गोवा। कौन सा है? सब क्षेत्रफल के आधार पर गोवा। अगर आपसे पूछे कि जनसंख्या में भारत का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस में है? उत्तर प्रदेश में। सबसे कम जनसंख्या किस में है? यूपी में। सबसे ज़्यादा यूपी में है, सबसे कम है सिक्किम में। मतलब राजस्थान क्षेत्रफल में सबसे ऊपर है, गोवा सबसे नीचे। जनसंख्या में उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर है और सिक्किम सबसे नीचे। ठीक, लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि भाई केंद्र शासित प्रदेश में है कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो झट आंसर बता दोगे लद्दाख। कि भाई क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लद्दाख। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है कि जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, कि जनसंख्या में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दिल्ली है। कौन सा है? दिल्ली। जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। चलो, इतनी चीज़ आपको याद रखनी है जो मैंने आज पढ़ाया। ठीक, कल मैं आपको मिलूँगा 8 बजे, मैं वीडियो डाल दूँगा, आपको तुरंत देख लेनी है, रिव्यू ज़रूर देना है। चैनल को लाइक नहीं करा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को दीजिए कि भैया अच्छा पढ़ाया जा रहा है, लिमिटेड कंटेंट है, लिमिटेड चीज़ें हैं और सिलेक्शन की गारंटी है। तो आप बिल्कुल इस वीडियो को क्या देखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।